सभी मित्रों को गुड मॉर्निंग। आप सभी का अपने चैनल के ऊपर स्वागत है। हमने जो पिछली क्लास थी हमारी प्रशासनिक विधि की, उसमें हमने बात की थी अधिकरण, अभिकरण और विनियामक प्राधिकारी यानी कि स्पेशल कोड, उनके बारे में हमने चर्चा की थी। तो आज हम उसी क्लास को नियमित करते हुए आगे चलते हैं और तथ्यों पर चर्चा करते हैं। प्रशासनिक अधिकरण, अभिकरण और विनियामक प्राधिकारी। तो प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985, इसके बारे में जो कानून जो लागू हुआ उसके बारे में अब हम चर्चा करते हैं कि ये कैसे बने, कहां से ये लागू। अभी तक हमने नियमों की बात की थी कि क्या क्या नियम होंगे, क्या क्या इनकी पावर होंगी अगर लागू हो जाते हैं तो। ठीक है, अब हम बात करते हैं उस कानून की जो सच में जमीन पर लागू हुआ। कौन सा कानून था वो? जब संविधान ने पावर दी, संविधान ने कहां पे पावर दी थी? 300 आर्टिकल 323A और आर्टिकल 323B हमने देख लिया था। तो संविधान ने पावर दी तो संसद ने प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 बनाया। भाई कब बनाया? प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 बनाया। इसे आप सरकारी कर्मचारियों के लिए एक फास्ट ट्रैक इंसाफ सिस्टम कह सकते हैं। ठीक है, तो सरकारी कर्मचारियों के जल्दी न्याय के लिए सिस्टम कह सकते हैं। यह कानून क्यों बनाया गया? तो पहले भी हमने इसकी चर्चा की थी, एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं कि प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 क्यों बनाया गया। सरकार के दो बड़े सपने थे। कौन से? एक तो अदालतों का बोझ कम करना। हाई कोर्ट और बाकी अदालतों के पास बहुत काम था या काम है, उनके सिर से बोझ कम करना ताकि वे दूसरे जरूरी केस सुन सके। पहला सपना तो ये था कि जो अदालतें जो हैं, हाई कोर्ट जैसे बाकी अदालतें, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इनमें जो सरकारी कर्मचारियों से संबंधित जो मामले जाते हैं उनको एक तो पृथक कर देंगे, जो प्रशासनिक अधिकरण में चले जाएंगे, जिससे क्या है जो कोर्ट जो है उनसे उनके सिर से क्या होगा, थोड़ा बोझ कम होगा, ताकि जो जरूरी केस जो है उनको वो सुन सके। कर्मचारियों को जल्दी इंसाफ, दूसरा था कर्मचारियों को जल्दी इंसाफ मिले। सरकारी कर्मचारियों को अपनी छोटी छोटी शिकायतें जैसे सैलरी या छुट्टी के लिए सालों इंतजार न करना पड़े। ये नहीं कि आज जो केस कर दिया और वो चलता रहे 20 साल। इसलिए ये क्या थे? स्पेशल अधिकरण बनाए गए, 1985 अधिनियम लाया गया, कैट। ठीक है, तो केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण बनाया गया। ठीक है, तो ये क्या है? इस कानून के तहत, कौन से कानून के तहत? 1985 वाले के तहत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण बनाएगा। यह केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए है। तो कैट क्या पूछ लें तो ये केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए है, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए विशेष अदालत। आगे बात करते हैं, ये कहां कहां काम करता है? तो न्यायपीठ क्या है इसकी ब्रांच, तो ये कहां कहां पर काम करता है? जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए है केंद्र प्रशासनिक अधिकरण, ये कहां कहां काम करता है? यह एक ही जगह नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में बेंच यानी शाखाएं बनाई गई हैं इसकी, ताकि कर्मचारियों को दूर न जाना पड़े। प्रधान पीठ कहां पे? इसकी प्रधान पीठ है नई दिल्ली में। प्रमुख शहर कौन से हैं? इलाहाबाद, कोलकाता, चेन्नई यानी कि मद्रास और मुंबई में इसकी बड़ी शाखाएं हैं। ठीक है भाई, तो प्रधान पीठ कहां पे है? नई दिल्ली में। प्रमुख शहर जिनमें इसकी बड़ी शाखा है वो कौन सी है? इलाहाबाद, कलकत्ता, चेन्नई और मुंबई। फिर क्षेत्रीय बंटवारा, क्षेत्रीय बंटवारे की बात करें तो चंडीगढ़ बेंच, चंडीगढ़ बेंच में कौन कौन सा आएगा? यह जम्मू कश्मीर आएगा, हरियाणा आएगा, हिमाचल आएगा, पंजाब और चंडीगढ़ के कर्मचारियों को देखती है भाई ये बेंच। ठीक है,
फिर बेंगलोर जो है बेंच, बेंगलुरु बेंच जो है इसमें कौन कौन सा आता है? बेंगलोर बेंच में जो क्षेत्र आता है वो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के कर्मचारियों के लिए, जो केंद्र सरकार में। गुवाहाटी बेंच में वह पूरे उत्तर पूर्वी यानी कि असम, मणिपुर, मेघालय, अन्य 7 राज्यों को संभालती, 7 शिफ्ट बोलते हैं उनको, गुवाहाटी बेंच 7 राज्यों को संभालती। फिर है नए केंद्र, अहमदाबाद, कटक, कोच्चि, हैदराबाद, जबलपुर, जोधपुर और पटना में भी इनकी शाखाएं बनाने की बात कही गई है। ठीक है, तो इनकी प्रधान पीठ जो है, जो केंद्रीय प्राधिकरण की जो प्रधान पीठ है वो दिल्ली में है और क्षेत्र के आधार पर इसका बंटवारा किया है, बड़ी शाखाएं हैं इसकी। ठीक है, जो चंडीगढ़ जो बेंच जो है इसमें जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र आएगा, हिमाचल वाला, और हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ खुद। फिर बेंगलोर जो क्षेत्र इसमें कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की। ठीक है, फिर गुवाहाटी बेंच में 7 जो शिष्ट जो है, 7 राज्य जो है वो आ जाएंगे, असम, मणिपुर, मेघालय। ठीक है, और नए केंद्र बनाने अहमदाबाद, कटक, कोच्चि, एर्नाकुलम। ठीक है, जबलपुर, जोधपुर और पटना में भी इनकी क्या है, शाखाएं बनाने की बात कही गई है। आसान बात करते हैं, अगर आप एक सरकारी कर्मचारी हैं और आपकी पोस्टिंग गुवाहाटी में है तो आपको दिल्ली आने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि गुवाहाटी क्या बना रखी है, बेंच है। ठीक है, आप गुवाहाटी वाली बेंच में अपना केस डाल सकते हैं। यह कानून सुनिश्चित करता है कि आपके ऑफिस के पास ही आपको सस्ता और जल्दी न्याय मिल जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं, प्रधान पीठ कहाँ पे, नई दिल्ली में, और बाकी क्या बना रखी, क्षेत्र के आधार पे क्या इनकी बेंच बना रखी है कि जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, जो केंद्र सरकार की सेवाएं जो तमिलनाडु में दे रहे हैं, वो सीधा दिल्ली नहीं आ सकते, वहीं पे उनको क्या मिल जाए, न्याय मिल जाए, सस्ता और जल्दी। आगे बात करते हैं, 1985 में कानून तो बना था, लेकिन अगले ही साल 1986 में क्या कर दिया भाई, सरकार को लगा कि इसमें कुछ सुधार की जरूरत है, इसे ही संशोधन अधिनियम 1986 कहा गया। तो 1985 में तो एक कानून बन गया था, अब सरकार को लगा कि इसमें संशोधन की जरूरत है। ठीक है, संशोधन की क्या, कुछ सुधार की जरूरत है, इसलिए 1986 में क्या कर दिया, 1986 में इसका क्या कर दिया, संशोधन कर दिया। ठीक है, जजों की नियुक्ति, पहले नियम थोड़े ढीले थे। सॉरी, तो 1985 में जो था कानून तो बना दिया, लेकिन सरकार को ऐसा लगा कि इसमें सुधार की क्या जरूरत है।
इसे ही संशोधन अधिनियम 1986 कहते हैं भाई। ठीक है। जजों की नियुक्ति की बात आ जाती है भैया। पहले नियम थोड़े क्या थे, ढीले थे। तो इनमें जो जजों की नियुक्ति होती है वो कैसे होती है? पहले नियम क्या थे, थोड़े ढीले थे, लेकिन 1986 में इसे पक्का कर दिया गया भाई। अब क्या है, अब हर अधिकरण और उसकी हर बेंच में एक न्यायिक सदस्य होना अनिवार्य है। न्यायिक सदस्य होगा भाई। ठीक है। यही नहीं, अगर व्यक्ति जो कानून का एक्सपर्ट हो, ठीक है, तो न्यायिक सदस्य होगा जो क्या होगा, कानून का एक्सपर्ट होगा। सबसे खास बात करते हैं हम, इन सदस्यों को चुनने के लिए पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेना जरूरी कर दिया गया। इसे यह सुनिश्चित हुआ कि वहां सही और काबिल लोग ही बैठे भाई। ठीक है। तो खास बात क्या है, इन सदस्यों को चुनने से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेना जरूरी कर दिया गया। ठीक है, कि भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है उससे सलाह ली जाएगी कि किस व्यक्ति को यह सदस्य बनाया जाए। ठीक है। इससे यह सुनिश्चित हुआ कि वहां सही और काबिल लोग ही क्या करेंगे, बैठेंगे। अब दायरा बढ़ाया गया भाई। अब इस कानून के नीचे और भी लोग आ गए। कौन कौन लोग आ गए? तो 1986 का जो अधिनियम है, इसके नीचे और कौन कौन लोग आ गए? रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियां। ठीक है, तो ये भी इसके नीचे आ गई। जो कर्मचारी किसी रजिस्टर्ड सोसाइटी जैसे कुछ सरकारी संस्था में काम करते हैं, वे भी अब यहां शिकायत कर सकते हैं। कहां पे? जो ट्रिब्यूनल जो है उनमें। तो रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियां, जो कर्मचारी किसी रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी जैसे सरकारी संस्था में काम करता है, वे भी अभी यहां शिकायत कर सकते हैं। मजदूर कामगार, औद्योगिकरण औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947। मजदूर कामगार, उद्योग विवाद अधिनियम 1947 के तहत आने वाले कर्मचारियों को भी इसमें शामिल कर लिया गया। ठीक है। तो जो आने वाले कर्मचारी यानी ये औद्योगिक विवाद अधिनियम, जो उद्योगों में विवाद होते हैं, अधिनियम 1947 के तहत उसमें जो कर्मचारी आते हैं वो भी इसमें क्या कर लिए, शामिल कर लिए 1986 में। ठीक है। आगे बात, वो भी कहाँ पे, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपनी शिकायत कर सकते हैं। ये जो अधिकरणों में क्या कर सकते हैं, अपनी शिकायत कर सकते हैं। आगे बात करते हैं, अदला बदली का नियम क्या है भाई? केंद्र और राज्य सरकार के बीच तालमेल बिठाने के लिए एक नया रास्ता खोला गया है इसमें। सेंट्रल टू स्टेट भाई, केंद्र टू राज्य। अगर राज्य सरकार कहे तो केंद्र के कैट के सदस्यों को उस राज्य के लिए काम करने की जिम्मेदारी दी जा सकती है। ठीक है, यानी कि केंद्र टू स्टेट। अगर राज्य सरकार कहे कि आप हमारे सदस्यों को यहाँ पे काम करने की अनुमति दो, कौन से सदस्यों को? जो कैट में है, यानी कि केंद्र अधिकरण जो प्राधिकारी में जो है, ट्रिब्यूनल में जो है, जो स्पेशल कोर्ट में जो सदस्य हैं, यानी कि केंद्र टू स्टेट। अगर राज्य सरकार कहे तो केंद्र के कैट के सदस्यों को उस राज्य के लिए काम करने की जिम्मेदारी दी जा सकती है कि फलाने राज्य के लिए आप काम कर सकते हैं। स्टेट टू सेंट्रल, यानी कि राज्य टू केंद्र। इसी तरह राज्य के अधिकरण के सदस्यों को केंद्र यानी कि सेंट्रल जो अधिकरण जो है,
कि बेंच में काम करने के लिए भेजा जा सकता है। इसे स्टाफ की कमी पूरी हो जाती है भाई इससे। ठीक है, अब ऐसे मान लो ये केंद्र सरकार जो है इसका अधिकरण है, ये राज्य सरकार का अधिकरण है। अब राज्य सरकार केंद्र सरकार को ये बोल दे कि हमारे यहाँ पे सदस्यों की कमी है इस कोर्ट में, तो आप वाले यहाँ पे भेज दो, तो भेजे जा सकते हैं। और केंद्र सरकार चाहे तो राज्य के जो सदस्य हैं उनको सेंट्रल जो अधिकरण उसमें ले जा सकती है। तो ये है कर्मचारी जो सदस्य जो है उनकी अदला बदली। पुराने सदस्यों का नया नाम धारा 24। कौन सी धारा 24? 1986 अधिनियम, इसकी धारा 24 बोलती है। ठीक है, क्या बोलती है? जो लोग इस बदलाव से पहले ही अध्यक्ष या सदस्य थे उनके लिए एक नया नियम बना है। क्या नया नियम बना है? अगर उनके पास जज बनने वाली काबिलियत है तो उन्हें न्यायिक सदस्य मान लिया गया। ठीक है, तो पुराने सदस्यों का नया नाम क्या है? धारा 24। जो लोग इन बदलावों से पहले ही अध्यक्ष या सदस्य थे उनके लिए एक नियम बना है। अगर उनके पास जज बनने वाली काबिलियत है तो उन्हें न्यायिक सदस्य मान लिया गया। और जिनके पास कानूनी डिग्री नहीं थी पर अनुभव था उन्हें प्रशासनिक सदस्य कह दिया गया। ठीक है, कानूनी डिग्री नहीं थी लेकिन क्या था, उनके पास अनुभव था, और जिनके पास काबिलियत थी, जज बनने की काबिलियत थी, वो तो न्यायिक सदस्य मान लिए गए। ठीक है, 1986 के इस सुधार का असली मकसद यह था कि विशेष अदालतों में कानूनी जानकारों की संख्या बढ़े और ज्यादा से ज्यादा कर्मचारियों को इसका फायदा मिले। तो ये 1986 सुधार का क्या था? मकसद था। और वही बात ये बोली गई कि 1986 से पहले जो सदस्य अगर उसके पास जज बनने की काबिलियत है तो उन्हें क्या मान लिया गया? न्यायिक सदस्य मान लिया गया। और जिनके पास कानूनी डिग्री नहीं लेकिन अनुभव है तो उन्हें क्या मान लिया गया? प्रशासनिक सदस्य कह दिया गया। आगे बात करते हैं। यहाँ 1986 के सुधार की एक बहुत बड़ी बात कही गई है, दायरा बढ़ाना। पहले ऐसा लगता था कि ये विशेष अदालतें सिर्फ पक्के सरकारी बाबू या सीधे मंत्रालयों में काम करने वालों के लिए है। ठीक है, पहले तो ये लगता था जब ये बनाया कि ये जो सरकारी बाबू जो सीधे पक्के लगे, जो मंत्रालयों में काम कर रहे हैं उनके लिए ही है। ठीक है, लेकिन इस बदलाव ने खेल बदल दिया भाई। कौन से बदलाव ने? 1986 का सुधार। अब कौन कौन यहाँ जा सकता है? तो अब कौन कौन क्या है 1986 के बाद अधिकरण में कौन कौन अपनी शिकायत कर सकता है? स्थानीय प्राधिकारी। ठीक है, कौन कौन से कर्मचारी शिकायत लेकर यहाँ पे जा सकता है? एक तो जैसे नगर निगम के कर्मचारी जा सकते हैं, ये भी जा सकते हैं। सरकारी निगम, वैसी कंपनियां जो सरकार की हैं या जिन पर सरकार का कंट्रोल है, LIC, ONGC, इनके कर्मचारी भाई। सरकारी सोसाइटियां, सरकार द्वारा चलाई जाने वाली जो रजिस्टर्ड है सोसाइटी, उनके कर्मचारी भी अब यहाँ पे जा सकते हैं। आगे बात करते हैं। सरकारी और गैर सरकारी का चक्कर क्या है? यहाँ गैर सरकारी नॉन गवर्नमेंट लीगल बॉडीज होती हैं, का मतलब है प्राइवेट कंपनियां नहीं है। इसका मतलब उन संस्थाओं से है जो अपनी अलग पहचान रखती हैं। ठीक है, तो गैर सरकारी जो है ये प्राइवेट कंपनियां नहीं है, इनका मतलब उन संस्थाओं से है जो क्या है, एक तो अपनी अलग पहचान रखती हैं लेकिन जिनका मालिक या कंट्रोल करने वाला भारत सरकार है। ठीक है, यानी भले ही आप सीधे किसी मंत्रालय के कर्मचारी न हो लेकिन अगर आपकी संस्था सरकार के पैसे या कंट्रोल से चलती है तो आप भी प्रशासनिक अधिकरण का दरवाजा खटखटा सकते हैं। ठीक है,
तो ये जो गैर सरकारी जो संस्था जो है, ये प्राइवेट कंपनियां नहीं है, इनका मतलब उन संस्थाओं से है जो अपनी अलग पहचान रखे हुए हैं, लेकिन जिनका मालिक या कंट्रोल करने वाली भारत सरकार है। भले ही आप सीधे किसी मंत्रालय के कर्मचारी न हो, लेकिन अगर आपकी संस्था सरकार के पैसे या कंट्रोल से चलती है तो आप भी क्या है, प्रशासनिक अधिकरण का दरवाजा खटखटा सकते हैं। एक नई व्यवस्था की शुरुआत। इसका सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि अब लाखों नए कर्मचारियों को जो निगमों और सोसाइटियों में काम करते हैं, हाई कोर्ट के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। वो सीधे कहाँ पे जा सकते हैं, प्रशासनिक अधिकरण में। उनके लिए भी जल्दी ही रास्ता न्याय पाने का खुल गया। सरकार ने इस कानून के हाथ इतने लंबे कर दिए कि अब वो कर्मचारी जिसकी संस्था सरकार के अंडर आती है, अपनी नौकरी के विवाद जैसे प्रमोशन या सैलरी के लिए प्रशासनिक अधिकरण जा सकता है। आगे बात, पहले किसको इस स्पेशल कोर्ट से बाहर रखा गया भाई, और दूसरी जज कौन बन सकता है? तो किसको इस स्पेशल कोर्ट से बाहर रखा गया, पहली बात तो ये, और दूसरी जज कौन बन सकता है इसमें। आइए देखते हैं। इन लोगों के लिए अधिकरण नहीं है, इन लोगों के अधिकरण नहीं है। कुछ ऐसी सरकारी नौकरियां हैं जिन्हें इस कानून के दायरे से बाहर रखा है, यानी ये लोग अपनी शिकायतों के लिए प्रशासनिक अधिकरण कैट सेट नहीं जा सकते। कौन नहीं जा सकते? एक तो सेना के जवान, नौसेना, थल सेना, वायुसेना और अन्य सशस्त्र बलों के सदस्य, इनके लिए अलग आर्मर्ड फोर्स ट्रिब्यूनल होते हैं। ठीक है, तो इनके स्पेशल कोर्ट होते हैं। दूसरा, कोर्ट के कर्मचारी, सुप्रीम कोर्ट या किसी भी हाई कोर्ट के अधिकारी और कर्मचारी, ये इनमें नहीं जा सकते भाई। पॉइंट नंबर 3, संसद और विधानसभा का स्टाफ। संसद, लोकसभा, राज्यसभा के सचिवालय में काम करने वाले लोग या राज्यों की विधानसभा के कर्मचारी, ये भी इसमें अधिकरणों में अपनी शिकायत लेके नहीं जा सकते, इनको बाहर रखा गया। मतलब इन लोगों के नियम अलग हैं, वे इस साधारण प्रशासनिक अधिकरण में नहीं आते। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब जज कौन बन सकता है? बड़ा बदलाव, सचिव अब अध्यक्ष नहीं बन सकता। यह 1987 का एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक सुधार था। सचिव जो है अध्यक्ष नहीं बन सकता। इसे एक कहानी की तरह समझते हैं। पहले क्या था भाई, 1985 के कानून में लिखा था कि सरकार का कोई सचिव, जैसे आईएएस ऑफिसर भी अधिकरण का अध्यक्ष बन सकता है। ठीक है, ये 1985 में लिखा। अब कोर्ट का फैसला। एक मशहूर केस हुआ संपत कुमार बनाम भारत संघ। संपत कुमार बनाम भारत संघ, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह गलत है। क्यों गलत है? सुप्रीम कोर्ट ने तर्क दिया, अधिकरण अब हाई कोर्ट के बराबर की ताकत रखता है। ठीक है, अधिकरण क्या है? तो इस केस में कहा था कि इसमें संपत कुमार बनाम भारत संघ, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये गलत है कि सचिव क्या बन जाता है, अध्यक्ष बन जाता है। क्यों गलत है? सुप्रीम कोर्ट ने तर्क दिया कि अधिकरण अब हाई कोर्ट के बराबर की ताकत बन गया भाई सरकारी कर्मचारियों के लिए। अगर सरकार का ही कोई बड़ा अधिकारी जैसे सचिव वहां जज बनकर बैठ जाए तो वह सरकार के खिलाफ फैसला कैसे देगा? तो यह भी जायज है। इससे कोर्ट की आजादी और निष्पक्षता खत्म हो जाएगी। अब नतीजा क्या हुआ? 1987 में कानून बदला गया और यह तय हुआ कि अब कोई भी सचिव इस अधिकरण का अध्यक्ष नहीं बन सकता। ठीक है, कि अब कोई भी सचिव इस अधिकरण का अध्यक्ष नहीं बन सकता। ठीक है, अध्यक्ष वही बनेगा जो कानूनी रूप से स्वतंत्र हो, जैसे कोई जज।
ठीक है। सारांश की बात करें तो फौजी भाई और कोर्ट संसद के स्टाफ के लिए यह ट्रिब्यूनल नहीं है। अधिकरण के को असली अदालत की तरह आजाद रखने के लिए सरकार ने अपने बड़े अफसरों जैसे सचिवों को वहां टॉप पोस्ट पर बैठाने से रोक दिया भाई। ठीक है, तो ये हमने अधिकरण के बारे में और कुछ चर्चा आपके सामने की। आशा आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। चैनल को जहां तक हो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद धन्यवाद।